हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है H2O2 हुआ करता है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बेटा प्रिपरेशन पढ़ेंगे। प्रिपरेशंस के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल एज वेल एज केमिकल और उसके बाद कुछ यूजेस वगैरह पढ़ेंगे। यानी हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा है फ्रॉम एसिडिफाइड बैरियम पर ऑक्साइड। बेटा मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप अपनी कॉपी पेन साथ में रखिए जब भी आप कोई लेक्चर सुनते हैं। ठीक है, कोई सा भी लेक्चर जब आप सुनते हैं तो वहाँ पे आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप अपना पेन और अपनी कॉपी जो है सामने रख के लेक्चर्स को सुना करें प्लीज़। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है आप नोट कीजिए कॉपी पे, फ्रॉम एसिडिफाइड बैरियम पेरोक्साइड। मतलब जो बैरियम पेरोक्साइड हम लेंगे बेटा ये एसिडिफाइड होगा, उसमें कुछ कंसनट्रेशन में जो है वो एसिड भी प्रेजेंट होगा। जैसे कि इसका रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है BaO2 बैरियम पर ऑक्साइड, BaO2 आ गया। इसके साथ अटैचमेंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 8 वाटर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, 8 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ है बेटा। प्लस हम करेंगे यहाँ पे H2SO4, चूंकि हम कह रहे हैं कि जो बैरियम पेरोक्साइड है ये एसिडिफाइड है, एसिडिक मीडियम में है, एसिडिफाइड है। ठीक है, तो बैरियम पेरोक्साइड जैसे BaO2 इंटू 8 टाइम्स H2, और पूरी बात करें इस कंपाउंड की तो ये सॉलिड है, प्लस H2SO4 जो कि एक्वस सोल्यूशन की शक्ल में हम लिया करेंगे यहाँ पे। गिव्स बेटा यहाँ पे देखिए आपको हमें यहाँ पे बनाना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका फार्मूला हुआ करता है H2 और O2। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आप यहाँ पे जो प्रोडक्ट देख रहे हैं यहाँ पे बैरियम सल्फेट। ठीक है, तो सीधा सीधा आप देखिए यहाँ पे कि ये जो बैरियम पेरोक्साइड हमने लिया है इसका ये बैरियम, और यहाँ पे जो प्लस हमने किया है H2SO4, तो ये H2SO4 का SO4 पार्ट और यहाँ से बैरियम ऑक्साइड का बेटा बैरियम, ये एक प्रोडक्ट हमारा बना रहा है यहाँ पे बैरियम सल्फेट जिसको हम कह रहे हैं, जो कि फिजिकल स्टेट जिसका सॉलिड है। अब इसके बाद जो है बेटा यहाँ पे आप देखिए कि हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड से जो है हमारे पास H2 बच जाता है, तो ये H2। ठीक है, और यहाँ से बैरियम पर ऑक्साइड का O2, ये H2 और यहाँ से हमारा O2 मिलके ये H2O2 प्रिपेयर हो जाता है एक्वस मीडियम में, सोल्यूशन में, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इसी को हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है। और प्लस यहाँ पर जो आप देख रहे थे बैरियम पेरोक्साइड में बेटा अटैचमेंट ऑफ 8 वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो इस रिएक्शन में 8 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने बैरियम ऑक्साइड 8 वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर हैं, प्लस हमने उसको एसिडिक मीडियम में H2SO4 के साथ ट्रीट किया है। ठीक है, तो आगे जाके हमारे पास जो प्रोडक्ट बना बैरियम सल्फेट, प्लस जो है वो आया हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि हमें प्रिपेयर करना था, और प्लस 8 H2 जो है वो अलग हो गए। प्रिपरेशन नंबर सेकंड जो है, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4। दूसरा मेथड जो हम प्रिपरेशन का करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, वो H2SO4 से करते हैं, लेकिन H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। मैंने आपको बार बार इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है इनटू द कंस्टिट्यूएंट आयंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट, उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और जिस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस किया जाता है उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। That means the device which is used for carrying out the process of electrolysis is called electrolytic cell, in which the two electrodes are immersed in a container or vessel, you can say, in which an electrolyte is also taken, in which the two electrodes, cathode and anode, they are dipped in the electrolyte, and furthermore they are connected with the wires through the high tension battery, which is the supplier of electricity or electric current in the system. Okay, तो यहाँ से आगे आप देखिए हमारा है बाई दी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4 जब हम करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ कोल्ड। यहाँ पे बेटा आपने एक चीज़ और ध्यान करनी है कि जो H2SO4 यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो आपने हॉट नहीं लेना है, कोल्ड लेना है, अपने ठंडा H2SO4 लेना है सल्फ्यूरिक एसिड, और उसका सोल्यूशन 50%, ठीक है, 50% सोल्यूशन करके उसका हाई करंट डेंसिटी जो कि हमारा सोर्स होगा इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ से आपने एक हाई करंट जो है वहाँ से सप्लाई करना है इस सिस्टम पे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे,
इलेक्ट्रोड्स पे इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूजिंग प्लेटिनम। वहाँ पे हम एज एन एनोड यूज़ करते हैं और ग्रेफाइट जो है रॉड वो हम यूज़ करते हैं एज कैथोड। इसका जो रिएक्शन होगा यहाँ पे 50% H2SO4 जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और इसकी जो इलेक्ट्रोलिसिस बेटा यहाँ पे हम कर रहे हैं उसमें हम ये रिएक्शन इन्वॉल्वड जो है ओवरऑल हम कुछ इस तरह से बता रहे हैं कि 2 मोल्स अगर हमारे पास H2SO4 है एज एन इलेक्ट्रोलाइट, प्लस बेटा यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 2 टाइम्स H पॉजिटिव। देखिए ये 2 टाइम्स H पॉजिटिव लिखने का मतलब है हमारा कि ये जो रिएक्शन है बेटा, ठीक है, 2 टाइम्स H2SO4 प्लस 2 टाइम्स H पॉजिटिव करके, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, इट गिव्स राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे बेटा आप ये प्लस नहीं लिखेंगे, ये गिव्स अस का साइन है यहाँ पे, ये बाय मिस्टेक हुआ है प्लस का साइन, यहाँ गिव्स अस लिखेंगे आप। 2 टाइम्स H2SO4 प्लस 2 टाइम्स H पॉजिटिव गिव्स 2 टाइम्स HSO4 नेगेटिव, 2 टाइम्स HSO4 नेगेटिव, ठीक है। ये थोड़ा हमारा इस तरह का रिएक्शन रहेगा यहाँ पे। जस्ट अ मिनट बेटा, यहाँ पे हाँ यहाँ पे एरोज में थोड़ा सा मुझे, हाँ ये नहीं, ये तो प्लस है बेटा, ये वाला जो है एरो यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ पे आप ध्यान करेंगे ये प्लस ही है, यहाँ पे बेटा प्लस नहीं है, यहाँ पे ये गिव्स है, ठीक है। यानी 2 टाइम्स H2SO4 यहाँ पे एज एन इलेक्ट्रोलाइट करके जब इलेक्ट्रोलिसिस करके जब डिकम्पोज हो जाता है तो इसके आयंस बनते हैं 2 टाइम्स H पॉजिटिव और प्लस जो है 2 टाइम्स HSO4 नेगेटिव, यानी 2 तो प्रोटॉन आते हैं हमारे पास यहाँ पे और प्लस जो है हाइड्रोजन सल्फेट आयन 2 हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जिनको हम बाई सल्फेट आयंस भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे कैथोड रिएक्शन लिख सकते हैं और एनोड वाली रिएक्शन जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है इलेक्ट्रोलाइट की जो कि H2SO4 50% है बेटा। तो अब यहाँ पे आप कहेंगे कि जैसे ही ये यहाँ पे डिकम्पोज हुआ है, ये बात मैंने आपको पहले भी कही है कि जब इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो जाता है तो डिकम्पोज होने के बाद वो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होते हैं वो अपोजिटली चार्जड इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करने लगते हैं। यानी अगर पॉजिटिव वाली चार्जड आयन है ये मूव करेगा नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की ओर बेटा, और जो नेगेटिवली चार्जड आयन है वो मूव करने लगता है टुवर्ड्स द positively charged electrode, that means anode in the electrolytic cell in which the process of electrolysis is carried out। तो अब हमें यहाँ पे लिखनी है रिएक्शंस, तो रिएक्शन एट कैथोड हम लिखेंगे यहाँ पे, कैथोड की तरफ बेटा कौन सा आयंस आएगा, पॉजिटिवली चार्जड, क्योंकि कैथोड खुद जो है वो नेगेटिवली चार्जड है। मैंने आपको अभी बताया कि आयंस अपोजिटली चार्जड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, तो हाइड्रोजन आयन जो है वो कैथोड नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो मूव करने लगेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। तो प्लस वहाँ पर जाकर देखिए हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लूजर है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करके आए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वहाँ पर जाके कैथोड जो है वहाँ पर हमारे पास वो वहाँ पर प्रोसेस ऑफ रिडक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, यानी गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो वहाँ पे हमारा कैथोड। तो जब 2 प्रोटॉन्स H पॉजिटिव वहाँ पे चले जाएंगे कैथोड की तरफ, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, तो वहाँ पर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का गहन करेंगे, यानी पर हाइड्रोजन एटम, पर हाइड्रोजन आयन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का गहन होगा। तो एक हाइड्रोजन आयन जो है वो एक हाइड्रोजन एटम न्यूट्रल में बदलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन आयन भी इलेक्ट्रॉन गैन करके दूसरा हाइड्रोजन न्यूट्रल में बदलेगा, तो दोनों हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन होकर बेटा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जिसे हम H2 कहेंगे वो प्रोड्यूस करेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर बता रहे हैं 2 टाइम्स H पॉजिटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो यहाँ पर H2 हाइड्रोजन गैस का जो है वो जनरेशन होगा, फॉर्मेशन होगा, और कहाँ पे होगा बेटा, एट कैथोड, ये भी आपको पूछा जा सकता है। और यहाँ पर आप चूंकि ये गैस है हमने यहाँ पे इसको एरो जो है वो अपवर्ड दिखाया है। तो ये थी रिएक्शन एट कैथोड। अब है रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पे अभी देखिए हमारी जो रिएक्शन जनरल थी बेटा, वहाँ पे हमने बताया एक आयन तो हमारे पास H पॉजिटिव आया, दूसरा जो है बाई सल्फेट यानी हाइड्रोजन सल्फेट आयन आया है, नेगेटिवली चार्जड आयन। तो नेगेटिवली चार्जड आयन का जो मोमेंट होगा वो एनोड की तरफ होगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपोजिटली चार्जड इलेक्ट्रोड्स की तरफ ये आयंस मूव करने लगते हैं। तो रिएक्शन एट एनोड हम लिखेंगे बेटा कि वहाँ पर नेगेटिवली चार्जड आयन जिसका नाम हाइड्रोजन सल्फेट आयन है, ठीक है, बाई सल्फेट आयन है, वो मूव करेंगे, तो 2 टाइम्स HSO4 नेगेटिव गिव्स, ये बनाएगा, जरा ध्यान करेंगे आप, ये बेटा यहाँ पे बनाएगा। देखो एनोड पे प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये जो हमारा आयन इस वक्त है ये एनाइन है बेटा, नेगेटिवली चार्जड आयन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है, वो जाके ये आयन हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट आयन जाके एनोड पे इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा,
देगा उस एनोड को, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ चुकी होती है, क्योंकि उस एनोड पे जो है प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, तो ये जाके वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा। तो अब यहाँ पे ये एक न्यूट्रल कंपाउंड में लेकिन पहले जो है अपने आप को कन्वर्ट करके फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ ड्रॉप करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन से गेन करके यहाँ से गया है। तो यहाँ पे बनाएगा, देखिए कितने हाइड्रोजन्स इसके अंदर है, 2 हाइड्रोजन्स है, तो ये बनाएगा H2, ठीक है। सल्फर जो है आपके पास वो भी 2 है, H2S2, और ऑक्सीजन जो है बेटा वो 4 2 आपके कितने हैं यहाँ पर 8। तो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाता है H2S2O8, जिसको हम कहते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं, याद रखेंगे आप इसका नाम, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और प्लस बेटा यहाँ पर एक ये देखिए HSO4 कितना नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है, तो कितने टाइम्स HSO4 है, ये 2 टाइम्स HSO4 नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पे 2 ओवरऑल चार्ज की बात करूँ तो 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा बेटा, -2। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ये छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, +2 इलेक्ट्रॉन, वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अब यहाँ से आगे आप बताएंगे बेटा, फर्दर जब पर ऑक्सो या पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी आप इसको बुला सकते हैं, ठीक है, या पर ऑक्सो या पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही बन जाता है, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड सो फॉर्म्ड अराउंड द एनोड, ये एनोड के ही इर्द गिर्द में जो है बेटा इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, इज विड्रॉन, ठीक है, ये यहाँ से विड्रॉ हो जाता है, ये यहाँ से निकल जाता है, एंड देन डिस्टिल्ड विद वाटर। और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है इसका, तो इसकी डिस्टिलेशन की जाती है वाटर के साथ, या आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी हाइड्रोलिसिस हम करते हैं। क्या बताएंगे आप, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हम इस H2S2 और O8 की क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस करते हैं। या फिर आप इस तरह से कहें कि जैसे ही ये विड्रॉ हो जाता है तो देन इसकी डिस्टिलेशन की जाती है, एंड देन डिस्टिल्ड विद वाटर, और यू कैन से एंड देन इट इज डिस्टिल्ड विद वाटर अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। लेकिन ठीक है, ये कंडीशन रहती है हमारे पास कि प्रेशर जो है वो रिड्यूस्ड होना चाहिए उस समय पे, जिस समय अब हम इस पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड को बेटा क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, यानी उसे हम जो है डिस्टिल करेंगे वाटर के साथ। तो रिएक्शन इन्वॉल्वड होगी हमारे पास H2S2O8। तो मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा, आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। ये वही चीज़ है जो अभी ऊपर जो है स्टेप में प्रोड्यूस हुई थी बेटा प्रोडक्ट के अंदर, जिसका नाम है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। प्लस आप करेंगे बेटा इसको आप वाटर का सप्लाई करेंगे, यहाँ पे वाटर के साथ इसकी डिस्टिलेशन करेंगे, ठीक है, यानी जहाँ पे इसका डिस्टिलेशन की बात करेंगे, जहाँ पे इसका कंडेंसेशन एज वेल एज एवापोरेशन एज वेल एज कंडेंसेशन होगा, ठीक है। यहाँ आप सीधा सीधा बता दीजिए कि इसका आप हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करेंगे, ठीक है। ऐसा भी आप कह सकते हैं यहाँ पे कि इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, रिएक्शन विद वाटर करेंगे इस पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का। तो आगे जाके जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, वो बनेगा H2O2। क्या बनेगा, H2 और O2 बनेगा। मैन जो यहाँ पे मोटिव है, आवर मैन मोटिव इज टू प्रिपेयर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो देखिए बेटा ये प्रोसेसिंग करने के बाद, यानी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4 करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो हाइड्रोजन पर हमारे पास बन रही है, लेकिन साथ में जो है H2SO4 का प्रोडक्शन और हो रहा है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा बता सकते हैं बेटा कि H2 और O2, ठीक है, कुछ इस तरह से भी आप यहाँ पे कह सकते हो कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपके ये H2s आ गए, क्लियर। और यहाँ से जो मैं 2 टाइम्स H2 की बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने ऑक्सीजन हैं बेटा, तो ऑक्सीजन 2 हैं, तो सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन यहाँ से मिलके H2 और O2 कर गए बेटा, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। और प्लस अब यहाँ पे आपके कितने हाइड्रोजन रह रहे हैं, हाइड्रोजन रह रहे हैं 2 टाइम्स H2। तो 2 टाइम्स H2 को आप लेके आइए यहाँ पर, ठीक है, जिसको आप लिखेंगे 2 टाइम्स H2SO4, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँगा यहाँ पे कि अब मेरे पास हाइड्रोजन कितने बच रहे हैं बेटा, 2 2s 4 हाइड्रोजन एटम्स। सल्फर कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। और ऑक्सीजन मेरे पास जो है वो कितने बच रहे हैं, 8 बच रहे हैं। उसी को मैं यहाँ पे कलेक्टिवली अब लिख सकता हूँ 2 टाइम्स H2SO4, जिसमें मेरे पास 2 2s 4 हाइड्रोजन वापस आएंगे, 2 सल्फर्स रह जाएंगे जो कि यहाँ पर 2 ही हैं, और 4 2s 8 ऑक्सीजन रहेंगे जो यहाँ पे हैं। क्लियर बेटा। तो इस तरह का ये रिएक्शन होगा, जिसे हम कहेंगे कि हम H2O2 हाइड्रोजन पर को यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्लियर बेटा। प्रिपरेशंस के बाद हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी आप टॉपिक लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पर, जिसमें हम सबसे पहली प्रॉपर्टी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पर।
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इज अ थिक सिरपी लिक्विड होता है बेटा। ये सिरपी लिक्विड का मतलब हो गया जिस तरह से आप कोई मेडिसिन बॉटल लेके आते हैं, सिरप कोई लेके आते हैं मेडिसिन का, उसके अंदर जो वो लिक्विड होता है मेडिसिन बेटा, जिस तरह से वो वहाँ पे उसके अंदर कितनी आप कहेंगे कि विस्कोसिटी होती है, कितना थोड़ा सा मोर विस्कस वो होता है, थिक सा होता है, तो वैसा जो है सिरपी लिक्विड की तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बिहेव करता है। इसका फिजिकल स्टेट भी सिरपी लिक्विड की तरह है, ठीक है, एक सिरपी लिक्विड हम इसको कह रहे हैं विद। और अगर इसके कलर की बात करेंगे तो पेल ब्लू कलर का ये लिक्विड हुआ करता है। क्लियर है बच्चे? ये हमने फिजिकल स्टेट डिस्कस किया है यहाँ पे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, इट इज वो उसका नाम लिखेंगे आप बेटा सॉलिबिलिटी। क्या लिखेंगे? सॉलिबिलिटी। कि जैसे हम इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो वेदर इट विल डिसॉल्व और नॉट, लेट्स सी। तो सॉल्बिलिटी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, इट इज़ कम्प्लीटली माइसेबल विद वाटर। तो बेटा वाटर के साथ ये बिल्कुल जिसको आप बताएंगे कि रेडिली सॉल्युबल होता है ये, ठीक है, हाईली सॉल्युबल होता है, माइसेबल होता है वाटर के साथ। जैसे ही हम इसको इसके कांटेक्ट में वाटर जैसे सॉल्वेंट, जिसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, जैसे हम इसके कांटेक्ट में लाते हैं तो ये फटाफट से जो है इसके साथ डिजॉल्व हो जाता है। या फिर न सिर्फ वाटर के साथ बेटा, अल्कोहल के साथ, जिन्हें हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहते हैं, अल्कोहल है, ईथर है, ठीक है, इनके साथ भी जो है ये ऑल प्रोपोर्शंस में, किसी भी प्रोपोर्शन में जो है, किसी भी मिकदार में जो है ये इनके साथ रिएक्ट होके बेटा डिसॉल्व हो जाता है। यानी वाटर के साथ भी, जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है, ये पोलर एज वेल एज नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट जो है, इसका जो डाइपोल मोमेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, मैं आपको बताता चलूँ, उसको हम कंपैरिजन यहाँ पर करते हैं वाटर के साथ। किसके साथ करते हैं बेटा? वाटर के साथ। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिटिल बिट मोर होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है बेटा एज कंपेयर टू द वाटर। जैसे कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड दैट ऑफ वाटर इज कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डाइपोल मोमेंट 2.10 डिबाई है देन दैट ऑफ, और अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर का डाइपोल मोमेंट जो है वो 1.84 डिबाई जो है इसका वैल्यू है। तो थोड़ा सा लिटिल बिट हम कहेंगे कि ये वाटर से जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डाइपोल मोमेंट बेटा थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। उसके बाद हम थोड़ा सा नेक्स्ट सब टॉपिक जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर। ये भी आपको पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो बेटा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हैज़ अ, यू कैन से, नॉन प्लानर स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, हमारे पास होता है ना, जैसे सपोज करें कि कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास होता है, जैसे मैं CO2 की बात करूं, है ना, जैसे मैं BeH2 मॉलिक्यूल की बात करूं, हम लिखते हैं उसे, ये एक प्लानर स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी लीनियर स्ट्रक्चर है। या फिर जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे BH3 मॉलिक्यूल की बात करूं तो वो एक प्लानर ट्राइंगुलर ज्योमेट्री रखता है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम इस प्लानर ज्योमेट्री की बात नहीं कर सकते। ये इस तरह की कोई प्लानर ज्योमेट्री जो है वो फॉर्म या प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि ऑब्जर्व्ड जो केस है ऑक्साइड का, इट हैज़ अ नॉन प्लानर स्ट्रक्चर, और यू कैन से नॉन प्लानर ज्योमेट्री, ठीक है। एंड अब जो सा अब ये है बेटा इसका स्ट्रक्चर, वो कैसा है? द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन गैस फेज एंड सॉलिड फेज इज एज शोन बिलो। बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो स्ट्रक्चर है उसे गैस फेज में ऑब्जर्व किया जाता है और सॉलिड फेज में ऑब्जर्व करके उसका जो हमारे सामने स्ट्रक्चर है वो दो शेप्स में आपने याद रखना है, दो फेजेस में आपने याद रखना है, सॉलिड फेज में कैसा है और यानी सॉलिड फेज में और गैस फेज में जो है वो किस तरह की स्ट्रक्चरल फीचर्स जो हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स के आया करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बताया है बेटा, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन गैस फेज, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब आप कहेंगे कि दोनों स्ट्रक्चर्स में अगर आपको दिखाऊं, गैस फेज में भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का और सॉलिड फेज में बेटा, तो दोनों लगभग ऐसे ही हैं, सेम है, लेकिन इनमें जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो इनके बेटा बॉन्ड डिस्टेंस में और बॉन्ड एंगल्स में जो है वो डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे बेटा हम इसको क्या नाम दे सकते हैं कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है? तो आप ऐसा बोल सकते हो कि दिस इज जस्ट लाइक एन ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। पहला नाम आप इसको ऐसा दे सकते हो कि सर ये एक खुली किताब की तरह है, ठीक है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ओपन
बुक लाइक स्ट्रक्चर, आप मान लीजिए जब हम अपनी किसी भी बुक को जो है वो ओपन करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ से अगर इधर की तरफ हम करेंगे तो ये तो क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएंगी। तो मान लीजिए कि उस बुक को जब हम ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ आप कह सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर एक ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर की तरह है। या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये जैसे बॉक्स टाइप सोलर कुकर्स वगैरह हुआ करते थे बेटा, उसकी तरह भी आप इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बता सकते हो कि उसका जैसा भी जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर माना जाता है। बट मोस्ट स्पेसिफिकली आप इसको एन ओपन, ठीक है, बुक लाइक स्ट्रक्चर बता दीजिए। चलिए इसके बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड डिस्टेंसेस वगैरह कुछ डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए बेटा H2 पहले आप पहचानिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, H2 हो गया। और फिर ऑक्सीजन दो जो है यहाँ पे इस तरह से हैं लीनियरली, तो H2O2 हो गया। बट ये पूरा लीनियर नहीं है बेटा, दो ऑक्सीजन इसके हम मान सकते हैं कि स्ट्रेट में है, ये सीधे सीधे हैं। लेकिन बाकी वाले दो हाइड्रोजन जो हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन, वो लीनियर में नहीं है, इस तरह से मतलब प्लान में नहीं है वो। आप यूँ मान लीजिए, दैट इज वाई वी से दैट द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नॉन प्लानर, ठीक है। एक ही प्लान में ये नहीं है, प्लानर नहीं है, ये नॉन प्लानर स्ट्रक्चर माना जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे याद रखेंगे बेटा, ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड डिस्टेंस होता है ये 147.5 पिकोमीटर का होता है। और जो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड डिस्टेंस होता है, ये 95 पिकोमीटर, यानी 95.0 का मतलब भी 95 पिकोमीटर ही हुआ, इतना होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड एंगल बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल जो यहाँ पर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का गैस फेज में बेटा, ये 94.8 डिग्री का होता है। कितना होता है? 94.8 डिग्री। देखो बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक ना आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे तब तक ये इम्पॉसिबल है कि आपको ये याद रहेगा, ठीक है। मैं फिर से ये रिपीट करूँगा, पहले आप मुझे ये बताने दीजिए। 94.8 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल यहाँ पे है। ये जो एंगल आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड, मैं आपको बताऊं, इसके हम कहते हैं बेटा डाईहेड्रल एंगल। क्या कहते हैं हम इसको? डाईहेड्रल एंगल कहते हैं इसको। तो अगर गैस फेज में बेटा देखा जाए कि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका डाईहेड्रल एंगल जो है ये कितना होता है? ये 115.5 डिग्री होता है। कितना होता है? 115.5 डिग्री। तो आसान सा है, आप अपनी आंख बंद करके जो है इनको बता दीजिए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है बेटा वो 147.5 पिकोमीटर है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है वो 95 पिकोमीटर है। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल 94.8 डिग्री है। और फिर डायहेड्रल एंगल जो है वो 115.5 डिग्री है। चलिए बेटा, ये स्ट्रक्चर था हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, कहाँ पे? गैस फेज में। अब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर जो है वो सॉलिड फेज में डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस रहेगा बेटा हमारे पास कि देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मैंने आपको बताया कि ओपन बुक लाइक ही ये भी है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा? ऑक्सीजन 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 हाइड्रोजन और यानी बॉन्ड डिस्टेंस और फिर बॉन्ड एंगल्स और डायहेड्रल एंगल्स में डिफरेंस रहेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो सॉलिड फेज में बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वो 145.8 पिकोमीटर होता है। हालांकि अगर गैस फेज में हम देख रहे थे तो वहाँ पर 147.5 पिकोमीटर का डिस्टेंस था। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितना है बेटा? 98.8 पिकोमीटर सॉलिड फेज में। लेकिन गैस फेज में यही डिस्टेंस कितना था बेटा? 95 पिकोमीटर था। आप इसी तरह से कंपैरिजन करके याद रख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमने कहा था ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल गैस फेज में कितना था बेटा? अगर आपको याद हो तो 94.8 था, 94.8 डिग्री था। लेकिन अब यहाँ सॉलिड फेज में हम देख रहे हैं तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल जो है वो 101.9 डिग्री है, यानी उससे ज़्यादा है। 94.8 जो गैस फेज का बॉन्ड एंगल आ रहा था ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच, उससे थोड़ा यहाँ पे सॉलिड फेज में ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल ज़्यादा आ रहा है, 101.9 डिग्री। और अगर डाईहाइड्रल एंगल की बात करेंगे बेटा, तो डाईहाइड्रल एंगल जो है वो गैस फेज में ज़्यादा था, वो 115.5 डिग्री था। लेकिन यहाँ पे कम है, 90.2 डिग्री, या इवन आपको कुछ बुक्स के अंदर देखेंगे कि 90.1 डिग्री भी आप बोल सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी का है बेटा, आप यहाँ पे जो है 90.2 डिग्री याद रख सकते हैं। क्लियर है? ऑथेंटिक है।
अब ये स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे बता दिया, ये स्ट्रक्चर था हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, लेकिन कहाँ पे बेटा, सॉलिड फेज में। तो ये हमारा टॉपिक भी हो गया यहाँ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी कर दिया बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का गैस फेज और सॉलिड फेज में। नेक्स्ट जो हमारा बेटा टॉपिक रहेगा, मतलब इसी जनरल टॉपिक के अंदर, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, भी हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, हमने इससे पीछे वाला चैप्टर जो पढ़ा है वो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है। उसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल से समझाया है, क्लासिकल कंसेप्ट से मैंने ऑक्सीडेशन समझाया, रिडक्शन समझाया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसे हम ऑक्सीडेंट कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट जिसको हम रिडक्टेंट भी कहते हैं, ये भी समझाया। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट में मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझाया, ऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्टेंट वगैरह समझाया है बेहतर से बेहतर तरीके से। वो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे याद रखिए बेटा। तो आपने यहाँ पर देखना है कि पहला केमिकल प्रॉपर्टी, पहली केमिकल रिएक्शन जो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की लिखी है, वो है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम यूज़ कर सकते हैं एज एन, या ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन जो है वो वहाँ पे एसिडिक मीडियम में शो कर रहा है रिएक्शन के अंदर। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, कि जब वो एसिडिक मीडियम में हो रहा हो, एसिडिक मीडियम में जब वो यूज़ हो रहा हो, उस समय पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो किसका काम करता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है रिएक्शन के अंदर। एसिडिक मीडियम में आप ले रहे हैं H2O2 को, आप सीधा ये याद रख लीजिए कि H2O2 को अगर आप एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं, इसके साथ कोई एसिड ले रहे हैं आप, ठीक है, तो उस समय ये क्या करेगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा। तो इसका रिएक्शन हम यहाँ पे जो है एज एन एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए 2 टाइम्स Fe2 पॉजिटिव बेटा, फेरस आयन यहाँ पे हम लेते हैं प्लस H2O2 कर लेते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि एक्वस में है सॉल्यूशन की शक्ल में, प्लस हम कर रहे हैं 2 टाइम्स H पॉजिटिव। अब आप बताएंगे सर ये 2 टाइम्स H पॉजिटिव का क्या मतलब है। देखो बेटा, जब भी हम किसी रिएक्शन को लिखते हैं एसिडिक मीडियम में, उसको हम H पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं कि वो रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में हो रही होती है। तो आगे जाके देखिए प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ दिस H2O2 हैज़ बीन यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं आपको समझाता हूँ, आप बस ध्यान कीजिए, फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए कि सर कैसे समझा रहे हैं, और कॉपी पेन साथ में रखना ना भूलें। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें कि आयरन का पर एटम की मैं बात करूँ, कितना ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे आ रहा है, 2 पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूजर है। और यहाँ पे जब हम देख रहे हैं बेटा, राइट साइड पे जाके देख रहे हैं, यही आयरन जो है ये 3 पॉजिटिव हो जाता है, यानी ये एक आयरन एटम जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन लूजर हो जाता है। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट कि यहाँ Fe2 पॉजिटिव से जो Fe3 पॉजिटिव का कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे आप मुझे बताइए कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा देखिए +2 से +3 हो रहा है, तो ये आप कहेंगे कि सर दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको मालूम है, मैंने आपको समझाया है कि जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो कौन सा वाला प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अब जब ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, इट मीन्स कि Fe2 पॉजिटिव जो है ये क्या कर रहा है, फर्दर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम और फ्रॉम अ सब्सटेंस, जनरली यू कैन से। ठीक, तो अब देखो बेटा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैं आपको बता दूं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों वो सब्सटेंस जो, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट से आपने सुनना है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम या सब्सटेंस होता है, या वो मॉलिक्यूल होता है जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, यानी ग्रहण करता है। अब देखिए H2O2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है यहाँ पे यूज, तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलवा के जो है खुद एक्सेप्ट कर रहा है, तो एच पॉजिटिव में जाके ऑक्सीडेशन करवा रहा है। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलवा रहा है बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लॉस करवा रहा है, और उन इलेक्ट्रॉन्स को फिर ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर है? तो प्लस हम लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि 2 टाइम्स Fe3 पॉजिटिव, और प्लस देखिए बेटा यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि H2O2 फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करके देखिए किस में कन्वर्ट अपने आप को कर रहा है, वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। किस में कन्वर्ट कर रहा है बेटा, वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। क्यों, कैसे पता चला आपको कि इसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं? देखो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मैंने ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स में भी बताया है कि पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है पर एटम वो -1 होता है, क्योंकि जनरली बताएं तो -2 होता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्साइड के केस में मैंने आपको बताया है कि एक ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तो एक हाइड्रोजन का बेटा +1 हो जाएगा। ठीक, लेकिन जैसे ही आप इसका कन्वर्जन यहाँ वाटर में देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 टाइम्स H2O, तो वाटर में जो है ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना है बेटा, -2 है। तो व्हाट डज
इट इंडिकेट, ये क्या जाहिर कर रहा है बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 ही रह रहा है पर एटम, लेकिन ऑक्सीजन का पर एटम -2 हो गया है यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट। तो यहाँ पर था -1 और यहाँ पर आ गया है -2, इट मीन्स इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। H2O2 ने एक्सेप्टेंस किया है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेप्ट किए हैं, किससे, जो लॉस होकर आए हैं फेरस आयन Fe2 पॉजिटिव से। क्लियर है बेटा? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम इसने किया, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखाया H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने एसिडिक मीडियम में। क्लियर है? प्लस जो है, और देखो बेटा आप यहाँ पे इस तरह से भी बता सकते हो, अगर इस तरह से आपको ये समझ में नहीं आया कि किस तरह से इसने H2O2 ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स एक 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 आयरन से तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है बेटा, +2 से +3 गया है इंक्रीज 1 यूनिट, लेकिन दो आयरन एटम्स का जो टोटल इंक्रीज हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा वो 2 यूनिट बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का बनेगा। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जब इस H2O2 के पास आए बेटा, तो उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 2 H पॉजिटिव्स को दो दे दिए हैं, और उन 2 H पॉजिटिव्स को वो 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर जो है उन्हें अपने साथ जोड़ दिया है। तो कन्वर्जन अपने आप का कर दिया है 2 टाइम्स H2O में। आई होप कि अब आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ आनी चाहिए और आ भी गई होगी। क्लियर? चलिए बेटा सेकंड रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन अल्कलाइन मीडियम यानी बेसिक मीडियम, तो अब हम देखेंगे कि ये अब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही दिखाना है हमने, एज एन ऑक्सीडाइजिंग नेचर ही H2O2 का दिखाना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, लेकिन अब की बार जो है वो हमारे पास एसिडिक मीडियम, ये सॉरी बेसिक मीडियम होगा, अल्कलाइन मीडियम जिसको हम कहेंगे वो होगा। तो हम इसी रिएक्शन को यहाँ पे दोहराते हैं, हम ले रहे हैं अभी 2 टाइम्स Fe2 पॉजिटिव फेरस आयंस ले रहे हैं, प्लस हम यहाँ पे H2O2 ले रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कर रहे हैं, और रिएक्शन जो है वो हमारे पास बेसिक मीडियम में है, अल्कलाइन मीडियम में है। आगे जाके बेटा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe3 पॉजिटिव फिर से आ रहा है, 2 टाइम्स Fe3 पॉजिटिव, यानी 2 टाइम्स Fe2 पॉजिटिव से 2 टाइम्स Fe3 पॉजिटिव का कन्वर्जन आ रहा है। तो आप अगेन देखने को मिल रहा है कि यहाँ से एक आयरन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है बेटा और लॉस किया है, तो 2 आयरन्स ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में और इंक्रीज मिल रही है +2 से +3 यूनिट में पर एटम। ठीक है, तो 2 के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो है हमारे पास इंक्रीज आ रहा है, यानी कुल मिला के हम यहाँ पे बात करें कि Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, कौन करवा रहा है? H2O2 करवा रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लॉस हो रहे हैं, तो उन्हें कौन इस्तेमाल कर रहा है बेटा? उन्हें इस्तेमाल कर रहा है H2O2, क्योंकि H2O2 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, यानी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2 आयरन से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो देखना 2 इलेक्ट्रॉन्स H2O2 किस तरह से एक्सेप्ट कर रहा है अपने पास में। तो Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव तो मैंने आपको समझा दिया। अब H2 का कन्वर्जन है 2 टाइम्स OH नेगेटिव। देखिए यहाँ पर क्या था, H2 और O2 था, यानी 2 हाइड्रोजन्स थे हमारे पास, और 2 जो है हमारे पास कितने थे? ऑक्सीजन थे, यही मतलब हुआ H2O2 का। अब यहाँ पर बेटा 2 हैं अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक OH ग्रुप बन रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, और एक इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है OH नेगेटिव मतलब OH एक इलेक्ट्रॉन गेनर। इसी तरह से बेटा दूसरा OH जो है वो तैयार हो रहा है, और वो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर रहा है, तो OH नेगेटिव दूसरा। तो कुल मिला के हमारे पास कितने OH नेगेटिव्स बन रहे हैं, कितने OH इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स बन रहे हैं H2O2 के? 2 OH नेगेटिव्स तैयार हो रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन हमारा बेसिक मीडियम में है। क्लियर है बच्चों? इसी तरह से आप दूसरी भी कोई रिएक्शन दिखा सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाई है मैग्नीज Mn2 पॉजिटिव आयन प्लस H2O2, तो गिव्स बेटा यहाँ पर Mn4 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स OH नेगेटिव। तो 2OH नेगेटिव का मतलब है कि H2O2 के पास फिर से 2 इलेक्ट्रॉन बेटा आए हैं, जिससे वो H2O2 का कन्वर्जन 2 टाइम्स OH नेगेटिव में, जैसे ऊपर मैंने कहा था वैसा है यहाँ पर भी। और यहाँ पर देखिए Mn2 पॉजिटिव से Mn4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर जा रहा है, यानी इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, यानी Mn2 पॉजिटिव से Mn4 पॉजिटिव का जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, डी इलेक्ट्रोनेशन है, इलेक्ट्रॉन का लॉस है बेटा। ठीक है, तो किसने करवाया? H2O2 ने करवाया, क्योंकि H2O2 ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना था, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो कहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन्स निकलवाए? Mn2 पॉजिटिव से फर्दर निकलवाए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 तो ये पहले ही लॉस कर चुका था, 2 इलेक्ट्रॉन इस आयन से और निकलवा के इसको Mn4 पॉजिटिव में बदल दिया, और खुद जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर दिए। तो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपको बार बार बता रहा हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ही ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ही आप इसकी बता रहे हो यहाँ पे एसिडिक और बेसिक मीडियम में। क्लियर बच्चों? अब हम करते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन जो है 2 एसिडिक बेसिक मीडियम में, लेकिन एज अ रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग एक्शन इसका दिखाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। तो तीसरी रिएक्शन में बता रहा हूँ बेटा यहाँ पे आपको कि रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, किसका?
H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो आप फटाफट से यहाँ पर कॉपी पे लिख लीजिए रिएक्शन 2 टाइम्स MnO4 नेगेटिव बेटा प्लस 6 टाइम्स H पॉजिटिव और प्लस ये जनरल प्लस है बेटा 5 टाइम्स H2O2 गिव्स। पहले मैं रिएक्शन को बता दूं, 2 टाइम्स Mn पॉजिटिव 2 टाइम्स Mn2 पॉजिटिव हमारे पास आयन बनता है प्रोडक्ट में, और प्लस बेटा 8 टाइम्स H2O मॉलिक्यूल बनता है और 5 टाइम्स जो है वो O2 बनता है। इस रिएक्शन को पहले आप कॉपी पे लिख दीजिए और अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से जो है ये H2O2 जो है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि MnO4 नेगेटिव में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो -2 है बेटा। देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स MnO4 है। आप यहाँ पे कॉपी पे समझने के लिए मैंने आपको समझाया है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है आप वो वाला पार्ट भी देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन का, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। MnO4 नेगेटिव्स 2 हैं हमारे पास 2 टाइम्स, लेकिन मैं एक MnO4 नेगेटिव लेके आपको समझाता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पर नेट चार्ज जो है वो माइनस है, यानी -1 है। तो एक ऑक्सीजन का यहाँ पे जनरली -2 होता है बेटा। तो 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का बनेगा 4 2 जार -8। तो इट मीन्स कि मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होना चाहिए +7, या फिर कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैग्नीज का x सपोज कीजिए, क्लियर, प्लस कीजिए 4 2 जार -8, इक्वेट कीजिए इसको बेटा -1 के साथ जो ओवरऑल चार्ज माइनस है, क्लियर। तो ये हो जाएगा x प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -8 इक्वल्स टू -1। तो x -8 इज इक्वल टू -1 का कन्वर्जन आप लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू -8 को ट्रांसपोज राइट साइड कीजिए, वो बनेगा +8 -1 विच इज इक्वल टू +7, क्लियर है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था बेटा कि एक मैग्नीज का MnO4 नेगेटिव में ऑक्सीजन का -2 आ रहा है, लेकिन मैग्नीज का कितना बन रहा है, +7 बन रहा है। तो वही यहाँ पर रहेगा जब दो मैग्नीज MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेट आयंस भी जब 2 होंगे तब भी मैग्नीज का एक एटम का +7 ही रहेगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर +7 से मैग्नीज का पर मैग्नेट आयन में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट था बेटा, +7 था। लेकिन आगे जब प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर मैग्नीज का जो है वो +2 यानी 2+ है। व्हाट डज दिस मीन, व्हाट इट इंडिकेट्स बेटा, कि +7 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर जो है मैग्नीज का वो पहुंच रहा है। तो क्या ये इंक्रीज है या डिक्रीज है? तो अगर हम देखेंगे तो +7 से ये पीछे वापस आ रहा है, +6 आ रहा है, +5 आ रहा है, और फिर कहाँ पहुंच रहा है, ये +2 पहुंच रहा है। इट मीन्स कि मैग्नीज ने बेटा इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। मैग्नीज ने क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। यानी मैग्नीज आयन का +7 में से जाके Mn+2 तक क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो किया कहाँ से इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाए किसने इलेक्ट्रॉन्स, दिए किसने, प्रोवाइडर कौन था बेटा, वो था रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपको मैं बताऊं कि आप याद रखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन लूजर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटर होता है, क्लियर है। तो यहाँ से आपने देखा कि किस तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके Mn2 पॉजिटिव को Mn7 पॉजिटिव को Mn2 पॉजिटिव तक पहुँचाया, ठीक है। Mn2 पॉजिटिव तक पहुंचा यानी इलेक्ट्रॉन्स उसमें गेन करवाए, यानी उसका रिडक्शन करवाया, ठीक है बेटा। तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हमको देखने को ये मिला। आई होप कि ये रिएक्शन आपको समझ में अब आ गई हुई। बाकी बेटा बैलेंसिंग आप देख सकते हो इसमें, मेन आपने देखना है कि इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस तरह से होता है। बाकी जो है इसमें आप इसकी बैलेंसिंग इस तरह से भी देख सकते हो। बच्चों की सपोज करें आप यहाँ पे बता सकते हो, जस्ट अ मिनट मैं इसे इरेज करता हूँ। ओके, तो जैसे बेटा देखो यहाँ पे 2 टाइम्स MnO4 नेगेटिव था +6 टाइम्स H पॉजिटिव था। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे पास कितने मैग्नीज थे बेटा, 2 थे, तो 2 Mn2 पॉजिटिव में 2 मैग्नीज आ गए। प्लस आपके पास हाइड्रोजन्स की बात करूँ तो 6 H पॉजिटिव ही भले है, बट हाइड्रोजन्स का कितना काउंट यहाँ पर आ रहा है, 6 आ रहा है। और प्लस जो है यहाँ पर 5 टाइम्स H2O में कितने हाइड्रोजन्स आ रहे हैं, 5 2 10 आ रहे हैं। 10 और 6 कितना हो गया बेटा, 16। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 8 टाइम्स H2O, तो 8 टाइम्स H2O में आपके पास 8 2 16 हाइड्रोजन्स वापस आ रहे हैं, ठीक है, जो आपकी रिएक्टेंट्स में थे। और प्लस अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन्स हमारे पास कितने थे, तो हाइड्रोजन्स बेटा आपके 4 2 8 यहाँ पर थे MnO4 नेगेटिव में, और 5 2 टाइम्स H2O2 में 5 2 10, ठीक है, या 2 5 10 ऑक्सीजन्स थे। 10 और 8 जो है वो 18 हो गए आपके ऑक्सीजन। तो देखिए बेटा वाटर में 8 ऑक्सीजन्स आ गए, और 5 2 10 जो है वो आपके पास मॉलिकुलर ऑक्सीजन्स हैं 5 मोल्स, तो 10 और 8 जो है वो 18 18 हो गए। इस तरह से ये पूरे हो गए, तो ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई, क्लियर। तो अब बेटा लास्ट रिएक्शन हम इसका देखेंगे कि रिड्यूसिंग एक्शन देखेंगे हम किसका,
अगेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, जिसकी केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम देखेंगे बेसिक यानी एल्कलाइन मीडियम में। बेसिक दैट मीन्स एल्कलाइन मीडियम। क्लियर है बच्चों? बेसिक कहें या जिसे हम एल्कलाइन मीडियम बता रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों कि 2 टाइम्स MnO4 नेगेटिव प्लस 3 टाइम्स H2O2। इसी तरह से जैसे अभी हमने रिएक्शन ऊपर लिया था, लेकिन अब हम बेसिक मीडियम में इसको बता रहे हैं। तो पर मैग्नेट आयन को हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 3 मोल्स के साथ यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, और आगे हमारे पास बन रहा है बेटा 2 टाइम्स MnO2, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड बन रहा है, प्लस 3 टाइम्स मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बन रहा है, और प्लस 2 टाइम्स H2O और प्लस 2 टाइम्स OH नेगेटिव। देखिए यहाँ पे आपने कैसे देखना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फिर से आप देखेंगे जनरली पर एटम का -2 होता है बेटा, और यहाँ पे MnO4 नेगेटिव अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, ठीक है, समझाया ना MnO4 नेगेटिव में, जस्ट ऊपर वाली रिएक्शन थर्ड में। तो वैसे ही आप यहाँ पर बताएंगे कि एक मैग्नीज का बेटा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम देखेंगे MnO2 में, तो एक ऑक्सीजन का बेटा -2 है, तो 2 टू ज़ार कितना हो गया -4, मतलब एक MnO2 में आप देख लीजिए। इसी तरह से फिर 2 का आप कैलकुलेट टोटल कर सकते हैं, तो 2 टू ज़ार -4 हो गया, और फिर ये एक मैग्नीज का कितना इलेक्ट्रॉन लॉस होना चाहिए फिर +4, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज कहाँ से कहाँ पहुँचा है, +7 से +4 पहुँचा है। तो +4 से +7 से +4 पहुँचा है ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। इट इज़ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यू नो इज बेटा क्या होती है, वीडियो को पॉज कीजिए, पूछिए अपने आप से, फिर आंसर देखिए, वो होती है बेटा रिडक्शन। क्या होती है? रिडक्शन। यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ मैग्नीज से। मैग्नीज पहले 7 इलेक्ट्रॉन लूजर था रिएक्टेंट वाली साइड पे, प्रोडक्ट वाली साइड पे मैग्नीज ने अब सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन 7 में से इसने गेन किए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर अब डिक्रीज होकर +4 तक पहुंच गया। तो इलेक्ट्रॉन किसने दिए बेटा? H2O2 ने। तो H2O2 इसका मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर होता है, तो या आप इलेक्ट्रॉन लूजर कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटर। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे आपको इस तरह का रिएक्शन देखने को मिला हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, कि ये एज एन रिड्यूसिंग एक्शन जो है यहाँ पे कर रहा है। तो बाकी आप इसको उसी तरह से देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन थर्ड में समझाया था कि किस तरह से बैलेंसिंग चेक कर सकते हो, कि 2 मैग्नीज थे, वही 2 मैग्नीज आपके यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन कितने थे, 4 टू ज़ार 8, ठीक है, और उसके बाद 8 यहाँ पर थे, और 6 यहाँ पर थे, कितने हो गए आपके ये हो गया 14, ठीक है, 8 और 6 हो गए 14, और इसी तरह से यहाँ आप चेक कीजिए, 2 टू ज़ार 4 यहाँ पर आ गए, 6 यहाँ पर आ गए, हो गए 10, और 10 और 10 और 2 कितने हो गए 12, और 2 कितने हो गए 14, ठीक है। इसी तरह से आप का हाइड्रोजन भी बेटा ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। क्लियर बेटा? इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन आप देख सकते हैं, आप इसे भी चेक कीजिए आप, कि I2 प्लस H2O2 अगर आप मोलिकुलर आयोडीन के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन करते हैं, ठीक है, किसमें, बेसिक मीडियम में, तो वहाँ पर भी हमारे पास क्या बन सकता है, 2 टाइम्स OH नेगेटिव में गिव्स, यानी I2 प्लस H2O2 प्लस 2 टाइम्स OH नेगेटिव गिव्स बेटा 2 टाइम्स I नेगेटिव, 2 टाइम्स I नेगेटिव, ठीक है। 2 टाइम्स I नेगेटिव मतलब क्या है, कि यहाँ अगर हम देखेंगे आयोडीन का बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि इस समय यहाँ पर ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं हुआ है। मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि किसी सब्सटेंस का एलिमेंटल फॉर्म में जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। तो यहाँ से जब हम देख रहे हैं इधर, तो यहाँ पर एक आयोडीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 2 आयोडीन्स ने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। इसका मतलब यहाँ से यहाँ कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हुआ है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया इसका रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन हुआ तो H2O2 के कारण हुआ है, क्योंकि H2O2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया ऊपर। तो बाकी बैलेंसिंग बेटा आप ऐसे ही देख सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर वाली रिएक्शंस में आपको समझाया। अब लास्ट कुछ टॉपिक्स और हैं छोटे छोटे हमारे, यूज़ करना है अभी, और उससे पहले हम थोड़ा सा स्टोरेज पढ़ लेते हैं इसका। देखो बेटा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है H2O2, ये थोड़ा सा क्या कर देता है बेटा, ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज, चूंकि अभी आपने पढ़ा कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीजन ऑफ द एयर के साथ फटाफट से जो है वो रिएक्ट भी कर सकता है, ठीक है, या किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करके जो है ये, ठीक है, वहाँ पे रिएक्शन कर सकता है। यानी कुल मिला के आप बात कहेंगे तो ये थोड़ा सा क्या कर सकता है, रिएक्टिव नेचर का है ये। तो इससे जो है हमारा कंटेनर में जो है
किसी नॉर्मल कंटेनर में जो मेटल कंटेनर का होगा उसके साथ भी ये रिएक्शन कर सकता है, या अगर हमारे पास कोई गिलास का कंटेनर है, ठीक है, गिलास कंटेनर भी अगर हमारे पास है वो भी इसके लिए सूटेबल नहीं है गिलास कंटेनर, या फिर कोई मेटल कंटेनर जो है, मेटल कंटेनर में जो मेटल्स एल्कली वगैरह होते हैं, जो जिनका वो वेसल वगैरह कंटेनर बना हुआ होता है, उनके साथ भी जो है बेटा वो क्या कर देता है, रिएक्शन कर देता है। तो अब इसका एक क्वेश्चन बन जाता है कि where store this H2O2 where it is better to स्टोर है। तो इसलिए बेटा अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये लाइट में, ठीक है, लाइट के कांटेक्ट में नहीं रखा जाता है। लाइट के साथ जो है ये जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये क्या हो जाना शुरू हो जाता है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। इसलिए बेटर फॉर स्टोरिंग ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इट कैन बी स्टोर्ड इन वैक्स लाइंड प्लास्टिक वेसल। वैक्स बेटा जो कि भी मोम वगैरह जैसे हम बताएंगे, ठीक है, सेमी सॉलिड जैसा सब्सटेंस जो होता है, जैसे कैंडल होता है हमारे पास, तो वैक्स से हम लाइन करते हैं, वैक्स की लाइनिंग डाल देते हैं हम कंटेनर के अंदर, ठीक है, उसका आप बताएंगे तो पैंट सा डाल देते हैं उसके अंदर, कंटेनर के अंदर, लेकिन प्लास्टिक वेसल के अंदर, प्लास्टिक, ठीक है, वो मेटल वगैरह का नहीं होना चाहिए, वो इसका क्या बोलते हैं, गिलास का नहीं होना चाहिए, उसमें ये रिएक्शन कर जाता है और वहाँ पे ये सूटेबल स्टोरिंग मटेरियल या कंटेनर नहीं होते हैं। लिहाजा प्लास्टिक वेसल, और उसको हम अंदर से क्या करते हैं, वैक्स से लाइन करते हैं। और बेटा लाइट में तो मैंने अभी आपको कहा कि लाइट में भी हम इसको नहीं रख सकते हैं, लाइट में ये रिएक्शन कर जाता है, ये स्लोली जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए हम इसको डार्क में रखते हैं, ठीक है, बिकॉज ये डिकम्पोज स्लोली ऑन एक्सपोजर टू लाइट। जैसे ये लाइट के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, लिहाजा लाइट भी जो है इसके लिए स्टेबल नहीं है, तो इसलिए डार्क में हम इसको जो है रखना यहाँ पे गवारा करते हैं। एक तो ये कि हम इसको प्लास्टिक वेसल में रखते हैं, एंड सेकंड वन इज दैट इन डार्क प्लेस। क्लियर है? या फिर आप बोल सकते हैं कि डार्क बॉटल्स वगैरह में भी आप इसको, जहाँ पर लाइट जो है इसके ऊपर ना आए। तो इसका जो रिएक्शन है बेटा, अगर सपोज करें कि इसका लाइट के कांटेक्ट में अगर ये आ जाता है तो वैसे कोई ये आप कहें तो डेंजरस नहीं हो जाता, कोई हार्मफुल नहीं होता है, ये इससे कोई नुकसान नहीं होता है। बट ये है कि अगर हमें किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रखा हो, क्योंकि इसका जो है कुछ मेडिसिनल वगैरह यूज़ भी है, ऐसे अभी हम यूजेस भी पढ़ेंगे, तो अगर किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए इसको रख दिया गया है तो उस शक्ल में है, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की शक्ल में, फिर अगर वो लाइट वाले कंटेनर में आपने रखा तो फिर आपको वो उस शक्ल में नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइट के कांटेक्ट में जैसे ही आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखा है 2 टाइम्स H2O2, दो मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन यहाँ पे है, बैलेंसिंग के लिए, बैलेंस्ड रिएक्शन है ये, इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट। बेटा लाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, लाइट की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, H2 मीन्स लाइट का इंडिकेशन देते हैं इस तरह से, तो ये बना देता है बेटा, यहाँ पे डिकम्पोज होके क्या कर देता है, ये वाटर बना देता है और मॉलिकुलर ऑक्सीजन बना देता है, ठीक है, यानी तब ये अपनी शक्ल रिटेन नहीं कर पाता है, ये टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है वाटर और ऑक्सीजन में। क्लियर है? तो इसलिए बेटर इज व्हेन वी नीड द हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज सच, इट इज, तो वी हैव टू स्टोर इट इन, you can say plastic containers, and also in a dark, or you can say in dark place, etc. okay, बेटा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब लास्ट वाला जो पार्ट रहेगा फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन का, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आखिर हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट यूज है बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एज अ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे। अब आपको समझना है कि डिसइंफेक्टेंट क्या होता है। बेटा डिसइंफेक्टेंट ऐसे आप बोल सकते हो कि ऐसा ऐसा केमिकल होता है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि जो भी हमारे पास ड्रेन्स में, ठीक है, ड्रेन्स वगैरह पे, या फिर आप कहेंगे कि जैसे कि टॉयलेट्स वगैरह के अंदर जो भी ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, उन्हें किल करने के लिए, उन्हें कंप्लीटली इरेडिकेट करने के लिए जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी हम एज अ डिसइंफेक्टेंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे कि इसके साथ डिसइंफेक्टेंट के साथ में जो, मतलब आप कहें, क्योंकि हमने डिसइंफेक्टेंट को एक केमिकल कहा बेटा, जिसको हम नॉन लिविंग टिश्यूज़ पे, हाँ ये चीज़ आप याद रखेंगे कि डिसइंफेक्टेंट वाले केमिकल को बेटा हम नॉन लिविंग टिश्यूज़ पे यूज़ करते हैं। कहाँ पर यूज़ करते हैं? नॉन लिविंग टिश्यूज़। जैसे मैंने ड्रेन्स की बात की तो वो कोई लिविंग टिश्यू नहीं होता है, लिविंग कंपोनेंट नहीं होता है, नॉन लिविंग होता है। टॉयलेट्स की बात की, वो भी नॉन लिविंग होता है, तो वहाँ पर हम उसको बेटा यूज़ करते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट। लेकिन ये एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज़ होता है। देखिए
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अभी मैंने आपको कहा था ऊपर जो हम पार्ट पढ़ रहे थे वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि मेडिसिनल यूज़ है इसका। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है मेडिसिनल यूज़ इसका, कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम इसकी जो मार्केटिंग होती है मार्केट के अंदर, इसका जो ट्रेड नेम आपको मिलेगा बेटा वो है परहाइड्रोल। ट्रेड नेम इसका क्या है, मार्केटिंग नेम आपका क्या मिलेगा, मार्केटिंग कैसे होती है इसकी इसका मार्केट नेम क्या है बेटा, या आप ट्रेड नेम बताएंगे तो परहाइड्रोल के नाम से ये वहाँ पे जाना जाता है। और एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक का मतलब है ये एंटीसेप्टिक जो है डिसइंफेक्टेंट का अपोजिट उलट होता है। देखिए डिसइंफेक्टेंट को हम नॉन लिविंग टिश्यूज़ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एंटीसेप्टिक को हम बेटा लिविंग टिश्यूज़ पे यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इसको जैसे कहीं वाउंड वगैरह होता है, कोई जख्म वगैरह आ जाता है, ठीक है, तो उसको भी जो है वो किसी वाउंड वगैरह को, या फिर जैसे मैं आपको ज़ख्म की बात कर रहा हूँ, उसको कहीं हम वॉशिंग वगैरह करने के लिए भी जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पर हाइड्रोल फटाफट से हम लेके आते हैं और उसे हम जो है वहाँ से उसको साफ़ करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक मीन्स टू बी यूज्ड, टू बी सेफ एंड टू बी सेफली यूज्ड ऑन द लिविंग टिश्यूज यू कैन से, ठीक। इसके बाद है बेटा सेकंड वन, इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा अभी हमने ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस इसकी रिड्यूसिंग रिएक्शंस की, तो वहाँ से हमें पता चला कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। थर्ड वन इज इट इज़ यूज्ड फॉर हेयर ब्लीच, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो ये एक ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ होता है बेटा, क्योंकि ये जो है हेयर ब्लीच मीन्स कि जैसे मान लीजिए किसी भी कलर को, ठीक है, आप वहाँ से जैसे डाई वगैरह हम करते हैं उसमें भी जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर हाइड्रोल जिसको हम बोलेंगे उनमें प्रेजेंट होता है, और ब्लीचिंग के तौर पर जो है ब्लीचिंग पर्पज़ के लिए जो है हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी डिटर्जेंट्स, ठीक है, हाई क्वालिटी अच्छी अच्छी क्वालिटी के जो है डिटर्जेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हम इस्तेमाल इससे जो है वो बनाने के लिए वो इस्तेमाल होता है, यानी हाई क्वालिटी डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन इज इट इज़ यूज्ड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट। हाँ, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन बेटा, ये पोल्यूशन कंट्रोल होता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली का मतलब है कि जहाँ जहाँ पे भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ होता है बेटा, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करके जो है उसका कोई मतलब आप कहें तो कोई पोल्यूशन वगैरह जो है वो होता है, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। इससे कोई भी पोल्यूशन वगैरह जो है वो जनरेट नहीं होता है। दैट इज़ वाई वी से दैट इट इज़ यूज्ड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट, ठीक है। पोल्यूशन वगैरह जो है इससे बिल्कुल भी नहीं होता है, पोल्यूशन फ्री है ये, ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफलुएंट्स के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पोल्यूशन फ्री कुल मिला के आप याद रखेंगे कि ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज 93% हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडेंट फॉर रॉकेट फ्यूल बेटा, ठीक है। अगर हम 93% हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करेंगे तो वो एज एन ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर रॉकेट फ्यूल्स के अंदर जो है वो यूज़ होता है। तो these were the uses of some of the important uses of you can say of hydrogen peroxide बेटा, जो कि आपको याद रखने हैं। देखिए कुल मिला के हम बात करें तो ये 2 नंबर का चैप्टर है बेटा आपका हाइड्रोजन जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको मैं पहले से ही बताते चला आ रहा हूँ कि हम 2 मार्क्स की मतलब वेटेज के हिसाब से इस चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसको डेप्थ में जो है वो स्टडी करते हैं कर रहे हैं हर एक टॉपिक को, कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे जो है वो ना रहे। तो आई होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो, और आपको पता है कि मेरा जो यहाँ पे टारगेट होता है, मतलब मैं आपको बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट रखिए, हमने कॉन्सेप्ट रखना है, कॉन्सेप्ट लेना है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट मिल जाता है हर एक टॉपिक का, तो आप ये मान लीजिए कि आपको हर एक वो उसका जो है बेटा वो मतलब चीज़ जो है वो मिल जाती है, अगर आप कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझ में आ जाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो बेटा वहाँ पे फिर आप यूँ समझिए कि आपके पास फिर कुछ भी नहीं है। तो हमने पहले ही आपको कहा है कि आप कंसेप्ट रखिए हर एक टॉपिक का, और कंसेप्ट तभी आ सकता है जब आप कंसंट्रेट करेंगे, कंसेप्ट तभी आपको मिल सकता है जब आप पूरे लेक्चर को जो है कॉपी पेन लेके और कंसंट्रेशन मेंटेन करके, ठीक है, और कहीं सेपरेट प्लेस में जाके जो है वो देख सकते हैं लेक्चर को, तभी मुमकिन हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया हो, अगर आपने देखा हो इसको अच्छी तरह से कॉपी पेन सामने रखा हो। और ठीक है बेटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।